कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम सी हितेश बत्रा है और आज मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आया हूँ, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। बट ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में कंसीडर किए और लोगों के व्यूज़ भी आए मेरे को। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी सपोर्टिव व्यूज़ आए, काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ आए और उन्हीं व्यूज़ को कंसीडर करते हुए अपने सर पे ना चढ़ाते हुए मैंने दोबारा एक ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ सीए फाइनल का चैप्टर 51 टॉपिक नंबर बनाया है। बनाया मीन्स कि भाई मैंने खुद बनाया है, मैंने नहीं कॉपी पेस्ट किया कहीं से। खुद खुद सेक्शन पढ़े हैं सारे, उसमें से काम की चीज़ें निकाली है, मटेरियल रेलिवेंट जो भी मुझे ठीक लगी। एटलीस्ट मैंने सारे सेक्शन कवर किए हैं। कई बार क्या होता है, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस लोग डाल देते हैं जो उसमें मेन मेन सेक्शन होते हैं, जैसे पेनल्टी का, जनरल पेनल्टी का, मतलब कोग्निजेंस का या पनिशमेंट का, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वो डालते हैं। बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं और सीए फाइनल वालों की तो भैया हर चीज़ रेलिवेंट है, तो उनको तो काम आएगी आएगी। प्लस ये उन प्रोफेशनल्स को भी या उन लोगों को भी काम आ सकती है जिन्होंने ये टॉपिक ध्यान में नहीं दिया, इतना नहीं दिया। 122, 132, 129 ये गिनती के 4-5 टॉपिक्स हैं, उन्होंने पता है उनको पेनल्टी वाले, लेकिन सारे नहीं पता उनको। तो पता मुझे भी नहीं थे, मैंने पढ़ा उनको, इंटरप्रेट किया, पीपीटी बनाई, फिर मैंने वो पीपीटी पीडीएफ बना के डिस्ट्रीब्यूट करी। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए काम की बातें इसमें करूँगा, सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करूँगा। बट कुछ चीज़ें हैं इस पीपीटी को मेरे को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए हैं जो जिनको लगता है कि यार कंसेप्ट तो मैं बाद में समझूंगा, बट कंसेप्ट स्टार्ट कैसे करूँ, कैसा क्या टेक्निक है उसकी, उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। किसी टॉपिक को कैसे समझते हैं, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है जब मेरी सीए चल रही थी, और अब तो सीए हो चुकी है, बट जब मैं कर रहा था सीए तो कैसे मेरी टेक्निक थी, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। नहीं तो अपना टेक्निक तो आपने यूज़ करना ही है। तो टॉपिक को कैसे समझें, उसके अंदर ना पहले तो आप पूरा टॉपिक पढ़ लो, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, गो थ्रू करके जाओगे। लेकिन जब आप दोबारा उस टॉपिक को एक बार पढ़ोगे, हाँ दोबारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं है कि वन गो में आप सारा टॉपिक समझ जाओ। उस टॉपिक को एक बार दोबारा से रीड कर लो, उसको तब भी गो थ्रू करो, लेकिन उसमें आप कीवर्ड्स ना पकड़ते जाना। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट रीडिंग में ही आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सेकंड रीडिंग में आपको वो कीवर्ड हाईलाइट करते जाओ, या तो हाईलाइटर से कर दो या उसके नीचे का अंडरलाइन कर दो छोटा सा। हर चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना। तो अपने ये सीए के कंसेप्ट जितने भी होते हैं, कोई भी लॉज होता है, उसमें हर चीज़ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेलिवेंट चीज़ अंडरलाइन। ठीक है। दूसरा, नेम टेम्पलेट। एक मेरा फ्रेंड है, उसने मेरी वीडियो देखी तो बोला कि हितेश भाई तेरे पास और कोई टेम्पलेट नहीं है जो कॉर्नर पे तो लिख देता है प्रिपेयर्ड बाय सी हितेश बता, फ़ोन नंबर, ईमेल और किस डेट को तूने यार बढ़िया सा टेम्पलेट बना। ठीक है भाई, ये तो मैं बना चुका था जब तूने मेरे को एडवाइस दी। नेक्स्ट टाइम मैं उस टेम्पलेट का ध्यान रखूंगा, बढ़िया सा टेम्पलेट कोशिश करूंगा कि डालूंगा, नहीं तो मैं तेरे से ये कॉपी मांग लूंगी, तू ही दे दे मेरे को टेम्पलेट यार। सोर्स केस डाटा का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, असेसमेंट वाली अपनी, असेसमेंट एंड ऑडिट बाय अथॉरिटीज़, उसमें मैंने बताया था कि सोर्स जो मेरा ना वो स्टडी मटेरियल है मेरा सीए फाइनल का। न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स, एटलीस्ट जीएसटी का जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है वो सेम ही है दोनों में। और मेरे को आईसीए वाला मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यार मैं मार्केट से कुछ उठाता, वो कोई बुक पब्लिश नहीं करता, और मैं बेयर एक्ट में जाता तो भैया मैं बेयर एक्ट ही पढ़ता जा रहा था। तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने रेलिवेंट सारे सेक्शन डाल रखे हैं और विद प्रिसाइज मैनर में, तो इसलिए मैंने वहाँ से उठाया। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि सीए फाइनल वालों को भी हेल्प मिल जाएगी, और जो प्रोफेशनल्स हैं या जो कोशिश कर रहे हैं जीएसटी में काम करने की, मतलब मैं प्रोफेशनल इतना इतना लेवल पे नहीं हूँ, बट कुछ तो हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा हो गया हूँ, इतना मैं अपने आप को कह सकता हूँ। तो जैसे बाकी सब जनरली कोई मिड लेवल पे है नॉलेज में, बट प्रैक्टिकली उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने की जरूरत है। मतलब मैं एज वाइज इतना एक्सपोजर नहीं है मेरे को, बट लॉ के पर्पज से, क्योंकि मैंने सीए अपनी सीए में बार बार पढ़ा है, ये मेरे अटेम्प्ट लगे हैं ना, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल मैंने सीए इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल उठाया, तो वहीं से, और मैंने भाई खुद टाइप करके बनाया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। नहीं है भाई कॉपी पेस्ट, तू नहीं बिलीव करेगा भाई, बट मैंने नहीं किया कॉपी पेस्ट। और हाँ, पहले बता चुका हूँ, सीए स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी काम आ सकता है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि होने चाहिए और सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक हाँ रेलिवेंट है और चेंज नहीं होता। ये जो दोनों टॉपिक बनाए थे ना मैंने, असेसमेंट वाला और ऑडिट वाला, और ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ये बहुत बहुत ही कम चेंज होता है, इसमें अमेंडमेंट नहीं आती ज़्यादा, इसलिए मैंने ये उठाया, क्योंकि आपका ये लंबे पीरियड तक आपको एक रिटर्न रहेगा और उसमें चेंजेस भी ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैकग्राउंड मटेरियल आईसीआई से मैंने उठाया, सारा खुद बनाया।
पावर पॉइंट और एडवांस एक्सेल। भैया पावर पॉइंट मैंने तभी तो बनाई जब मेरे को आता था, और नहीं आता तो मैंने रिसर्च करके थोड़ा बहुत मैंने फाइंड करी है चीज़ें कैसे कहाँ एडजस्ट होती हैं। तो आप लोग भी जो सीए में जो सीए हैं और जो काम कर रहे हैं और जिनको क्लाइंट के प्लेस पे या क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है, तो पावर पॉइंट सीख लो। और एडवांस एक्सेल तो बैकएंड में जरूरत ही पड़ेगी आपको, बिना एक्सेल के आप कैसे काम करोगे। अगर आप टैक्स में कर रहे हो, ऑडिट में कर रहे हो, तो भी एक्सेल काम आती है। आप जैसे मीडियोकर फर्म से बिग फोर्स में आप देखते हो एक्सेल तो यूज़ होता ही होता है, तो एक्सेल तो कर ही लो। एडवांस एक्सेल, एक्सेल भी नहीं एडवांस एक्सेल। और ठीक है, जो आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी आगे वीडियो कैरी ऑन करता हूँ। तो टॉपिक है हमारा ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अब ये जितने भी सेक्शन की आप लिस्ट स्क्रीन पे देख रहे हो 122, 23, 24 से लेके 38 तक, इसमें मैंने एक देखा कि 136 सेक्शन है जो रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो पता नहीं मुझे क्यों नहीं मुझे लगा कि यार कोई रेलिवेंट है ही नहीं, इसमें एक दो लाइन थी तो मैंने इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। बाकियों पे मैंने एक हर एक सेक्शन पे एक पेज की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, और मेरे करते करते 20 पेज हो गए, जिसमें से ये पेज तो आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो पहला उठाते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, बट मैंने इसमें दोबारा डाल दिया है। प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है? कमिश्नर होता है, या जो कमिश्नर के द्वारा कोई ऑफिसर ऑथोराइज होता है रिटर्न में, ऑरली बोल दे कि हाँ भाई कमिश्नर बोलता है कि जा तू मेरी तरफ से जा करके है ये चीज़, तो ऐसे नहीं होता। वो रिटर्न में ऑर्डर देगा उसको, मतलब अथॉरिटी देगा। अब पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, भाई ये 122 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज़ से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी और एग्जाम पर्पज से भी। तो कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट है जो मैंने उसी से ही उठाई है स्टडी मटेरियल से, बट सारी काम की है, और बट वो आगे पीछे थी, तो मैंने उनको ना एक कॉमन ग्रुप में अरेंज करके उसको यहाँ पे मैंने 1 2 3 नंबर से लेके 21 नंबर तक अरेंज किया। बट वो ग्रुपिंग में है, जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा। और उससे रिगार्डिंग जो पेनल्टी है वो 122 में क्या पेनल्टी है वो भी मैंने नीचे लिख दिया। तो मटेरियल आपको वही मिलने वाला, अगर आप खुद जाके कंपेयर करोगे ना तो मोस्टली वही मिलेगा आपको। और मेन चीज़ें मैंने काफ़ी उठा के डाली है इसमें। मैं नहीं कह रहा भाई मैंने बहुत तोप मार दिया कुछ, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए इसलिए मैंने इसमें डाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इनवॉइस, भैया सप्लाई कर दी, इनवॉइस जनरेट नहीं किया, और ये सारे ऑफेंसेस है, और उन ऑफेंसेस के बाद पेनल्टी क्या लग रही है वो हम नीचे पढ़ेंगे फिर। ठीक है, पहले हम ऑफेंस का एक गो थ्रू कर लेते हैं। इतने सारे याद तो रहेंगे नहीं, किसी को भी नहीं रहते, बट एटलीस्ट एक देखना जरूरी है, उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो इनवॉइस आपके पास जनरेट नहीं किया लेकिन सप्लाई कर दिया आपने। अब कहते हैं ऐसे कभी होता है भाई, कई बार कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन सप्लाई नहीं करी, ये वो केस है, यानी कि दोनों इनवॉइस और सप्लाई से रिलेटेड है। तीसरा, इनवॉइस इशू किया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर ही किसी और का था। भैया तुमने रजिस्ट्रेशन ले रखा तो दोस्तों का यूज़ करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर और इनवॉइस जनरेट करोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो गवर्नमेंट को अगर ये पता चल गया, ऑफिसर्स को पता चल गया, डिपार्टमेंट को पता चल गया, बेटा पेनल्टी लगेगी, और वो इसके यहाँ दी हुई है 122(1) में। ट्रांसपोर्ट किया, भाई ई वे बिल ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट करा गुड्स, ई वे बिल नहीं है, क्यों भाई? तुम बोलोगे 50 से नीचे है, तो कई गुड्स होते हैं 50 से ऊपर भी तो बंदे करते हैं, ये उनके लिए पेनल्टी है। तो आप अगर उस कैटेगरी में नहीं तो आप बच के रहोगे। सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और स्टोर गुड्स विच है रीजन टू बिलेव आईफल। भैया कुछ आपने गुड्स या तो ट्रांसपोर्ट किया या सप्लाई किया है या कुछ स्टोर कर दिया वेयर हाउस में अपने, तो वो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, यानी कॉन्फिस्केट हो सकता है। कॉन्फिस्केट का मतलब जब्ती, जिसको हिंदी में बोलते हैं। कलेक्ट किया टैक्स बट फेल्स टू पे टू, भाई टैक्स तो आप बिलिंग तो बना रहे हो, सबको ठीक कर रहे हो, लेकिन आप टाइम से डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो भी पेनल्टी आएगी। कब तक नहीं करा? जब आपने वो कलेक्ट किया और उसकी ड्यू डेट थी उस कलेक्शन की पेमेंट की। जब आपने कलेक्ट किया, जिस मंथ में आपने कलेक्ट किया उसके नेक्स्ट मंथ आपकी एक डेट आती है पेमेंट करने की, जो भी ड्यू डेट होती है, उस डेट से लेके जब तक, अगर उस डेट से लेके आपके 3 महीने हो जाते हैं ना, तब आप इस ऑफेंस में आप कवर हो जाते हो 122 में, 122(1) में, क्योंकि ये 122(1) है अभी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट टैक्स इन कंट्रावेशन टू एक्ट बट फेल्स टू पे, भैया चलो ठीक है, आपने कोई भी लॉ में आपने लॉ तोड़ा, सब करा और कलेक्ट कर लिया जैसे तैसे करके, आपने इनवॉइस जनरेट किया, नहीं किया, जो भी किया आपने, कस्टमर को फुद्दू बनाया, क्लाइंट को फुद्दू बनाया और कर लिया कलेक्ट, लेकिन जमा नहीं करा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहते तुमने कर लिया ना, ऑफेंस किया, ठीक है, तो उसको जमा तो कराओ, बट जमा ही नहीं करा, तो भी वो आप इसको ऑफेंस में कवर हो जाओगे। डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया लेकिन जमा नहीं करा, कलेक्ट किया, पहले तो कलेक्ट ही नहीं किया ना डिडक्ट किया, और कलेक्ट भी किया, डिडक्ट भी किया, और लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा। तो सेक्शन 51 एंड 52 में ये चीज़ें हो रही हैं जो कलेक्शन और डिडक्शन की, वो यहाँ कवर है। आईटीसी क्लेम फुली और पार्शली विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड, वाह वाह वाह, इनवॉइस रिसीव करा, गुड्स नहीं रिसीव किए और आईटीसी का मजा ले जा रहे हो, तब भी आपकी भाई ये ऑफेंस माना जाएगा। आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्शन 20 में, वो सेक्शन 20 आप देखना, वहाँ पे डिटेल मिलेगी आपको, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा। रिफंड ले लिया भाई फ्रॉड करके, फ्रॉडलेंटली,
होते हैं भाई, सब जुगाड़ होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पेनल्टी, कोई ऑफेंस कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कवर है। बुक्स मेंटेन नहीं करी और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करें, फॉल्स रिकॉर्ड्स अकाउंट्स डॉक्यूमेंट टू फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन और रिटर्न, यानी कि सब कुछ ही झूठा है आपका, तू भी झूठा, तेरी बातें भी झूठी, ये वो है तेरी किताबें भी झूठी। फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर एनी ऑफिसर और फेल टू फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स। फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, भैया वो ऑफिसर ने अगर डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ मांगी है ना और तुमने वो गलत दे दिया, कुछ छेड़छाड़ करके दिया, टेम्पर करके दिया, और उसको पता चल गया, बेटा तुम्हारी लगा देगा वो, ये तो सेक्शन तो कुछ भी नहीं है, और चीज़ें भी लगाएगा तुम्हारे पे, तो ये तो कभी मत करना। जो तुमने रिटर्नों में फाइल की चीज़ें उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट संभाल के रखना और वही दिखाना उसको जाके। अब रिटर्न गलत गई है सही गई है वो तो तुम देखो भाई, टेम्पर किया है, डिस्ट्रॉय किया एविडेंस और डॉक्यूमेंट, भैया डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़, जो बिल जनरेट हो गया, जो रिटर्न चली गई और तुमने उसकी कॉपी में या रिटर्नों में या अपने इन जो ट्रांजेक्शन है उसमें छेड़छाड़ करी ना, तो बेटा लंका लग जाएगी तुम्हारी, या तो बिल्कुल मत करना। टेम्पर का मतलब है छेड़छाड़ करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब जब तुमने जनरेट कर दिया उसके बाद तुम्हें रिटेन रखना पड़ता है। कब रिटेन रखना पड़ता है, कितना रिटेन रखना पड़ता है, वो आप अकाउंट्स में जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको डिटेल। छेड़छाड़ करिए, डिस्पोज कर दिया ऑफ गुड्स दैट हैव बीन डिटेन सीज और अटैच्ड। सप्रेस यानी कि हाइड, मैंने सप्रेस का मीनिंग ढूंढा गूगल पे जाके, क्या मिला मेरे को, हाइड मिला, यानी कि टर्नओवर छुपाई है। अब टर्नओवर ज़्यादा होती तो आपका टैक्स ज़्यादा बनता। इन ऑर्डर टू इवेट टैक्स, यानी टैक्स की चोरी करी है, टैक्स जमा कराना था गवर्नमेंट को, या उससे रिलेटेड लाइन है 18 पॉइंट। लाइबल टू रजिस्ट्रेशन बट फेल टू रजिस्टर्ड, भैया तुम्हारी टर्नओवर बढ़ गई, 40 लाख हो गई, रिवर्स चार्ज लग रहा है तुम्हारे पे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सब कर रहे हो, वो सेक्शन जो 25 में सारा बताया हुआ है, तो भैया तुम ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो भैया फिर तो ऑफेंस माना जाएगा, पेनल्टी लगेगी ये वाली नीचे। फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्ड टू, अच्छा रजिस्ट्रेशन की पहले बात हुई, तो रजिस्ट्रेशन जब तुम करा रहे थे तो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी कि वो फॉल्स थी, मतलब रियल नहीं थी, वो ओरिजिन उसका सही नहीं था, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कभी भी दियो तुमने, चाहे पहले या बाद में, तो भैया ये ऑफेंस माना जाएगा। ऑब्स्टेकल और प्रिवेंट ऑफिसर, भैया कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है आगे, उससे उससे पंगे नहीं, जो उसको करना है करने दो, वो लॉ के अंडर ही सारी उसकी पावर है, तो तुमने अगर मजे लिए ना उससे तो तुम्हारे मजे ले लेगा वो इस ऑफेंस के अंडर। तो ये लिस्ट थी ऑफेंस की। अब आप कहोगे यार इतना बोरिंग था, अभी इतनी देर हो गई आपने कुछ समझाया नहीं है, तो जो है वही बता दिया। मेरा पर्पस ये है कि आपको ऑफेंस के रिलेशन में आपको सीरियसनेस आनी चाहिए, और मैंने इसलिए टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा इसमें, नहीं तो मैं आपको बोलता आप देखो एक साइड 21 तक के ऑफेंस है, आप पढ़ लो अपने आप ही, फिर तो आप पढ़ोगे नहीं, कह रहे ठीक है जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी हम आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि यार कि ये ऑफेंस जरूरी है, उन लोगों को जिनको लग रहा है ज़रूरी पढ़ना, तो वीडियो को यहीं पॉज करो, आप ऑफेंस की एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऑफेंस आपको नहीं समझ आए, आप खुद गो थ्रू कर लो, आप सेक्शन 51 देख लो, 20 देख लो, या जो भी एक दो सेक्शन मैंने रेफरेंस दिया, या 3 महीने का कलेक्शन का ड्यू डेट कब से स्टार्ट हो रही है वो सब, यहाँ वीडियो पॉज करो और देखो। जिसको पॉज नहीं करना हम आगे बढ़ते हैं उनके लिए। अमाउंट क्या पेनल्टी का, अब इसमें ना हाइयर है दोनों का, या तो 10,000 है या अमाउंट इक्वलेंट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सब में आपने या तो टैक्स इवेट किया है, या डिडक्ट नहीं किया, या कलेक्ट नहीं किया, या ITC से मजे लिए, या रिफंड ले लिया फ्रॉडलेंटली, तो ये सब इसी के अंडर कहीं ना कहीं आएगा। इन दोनों का जो हाईएस्ट होगा ना वो आपकी पेनल्टी होगी, ठीक है। इतना ही टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, ये है आपका सेक्शन 122 सबसेक्शन 2, ये आपका देखो ये 2 है, और कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो यहाँ कवर हो रहे हैं। अब मुझे भी ऐसा लगता था कि सिमिलर है या अलग हैं, ये मेरे को भी कन्फ्यूजन होती थी, आपको भी हो रही होगी, बट लॉ यही है जो है वो सामने आपके। तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि कुछ रजिस्टर्ड पर्सन ने जो मजे लिए उसने उसको क्या ऑफेंस है और उसकी क्या पेनल्टी। जिसने सप्लाई किया है, जिसने टैक्स नहीं जमा किया, बिलिंग तो बड़े मजे से कर रहा है, धड़ाधड़ बिलिंग करे जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, अरे कोई रोक लो उसको, भाई टैक्स भी तो जमा करा, रिटर्न ने तो फाइल कर, पेमेंट कर, तो बिल तो बना रहा है, कस्टमर पेमेंट भी तो कर रहा है उसकी, चलो उधारी पे कर रहा है लेकिन कभी तो कर ही रहा है, पिछली जो बिलिंग हुई है उसकी अब तो आ रही होगी पेमेंट। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि तुमने टैक्स जमा ही नहीं कराया या कम दिया है, तुम्हारा 20 करोड़ का या 1 करोड़ का टैक्स बन रहा था, मतलब ज़्यादा ही गैप हो गया, तो 20 और 1 करोड़, 20 करोड़ का है 19 करोड़ का है, तो करोड़ का तो डिफरेंस है ना, ये तो शॉर्ट तो पे हुआ है ना, तो भाई जमा कराओ, ऐसे मुझे नहीं। या गलती से रिफंड चला गया, भाई गवर्नमेंट यहाँ गलती मान रही है अपनी, कह रहे हमसे गलती हो गई, आपने फ्रॉड नहीं किया, हमने गलती से तुम्हें पे कर दिया, तो भाई ये ऑफेंस है, भाई खुद तुम पे कर रहे हो, हमने, बट उससे पहले जो जो SSC होगा उसने एप्लीकेशन तो डाली होगी ना, ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट रिफंड कर देती है, एप्लीकेशन लेती है, RFD 01 फॉर्म भरवाती है। आपको ये मत बोलना कि आप फॉर्म के लिए भी एक वीडियो बना के डाल दो भैया पहले अभी मैंने बढ़िया से एक बार जो आपको भी दिखा रहे हैं उसमें मजे लो, फिर कभी देखते हैं आके बनाएंगे जैसे ही मौका मिलेगा, और लगेगा कि हाँ भाई चलो वीडियो के रिव्यू अच्छे आ रहे हैं
तो बनाएंगे आगे, कोई बात नहीं यार, हम चलेंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं। अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर ऑफेंसेज अंडर 122(2). अब भाई इसमें है कि चलो ठीक है, टैक्स नॉट बिन पे, शॉर्ट पे, रिफंड हुआ, मतलब रिफंड भी फ्रॉड तरीके से हुआ है, तुमने फ्रॉड करवाया है ऑफिसर से मिली भगत करके। अब पता नहीं ऑफिसर, मेरे हिसाब से लॉ तो कहते हैं कि ऑफिसर नहीं करते, और करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करता, बट फ्रॉड हुआ है, विलफुल मिसस्टेटमेंट हुई है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट से मजे लिए हैं, कुछ मतलब उल्टी सीधे काम हुए हैं, तो आपकी जो पेनल्टी होगी, और इस ऑफेंस के अंदर पेनल्टी है 10,000 या टैक्स, जो भी इन दोनों का हायर होगा। और हो सकता है कि आपने ठीक है फ्रॉड नहीं किया, विलफुल मिसस्टेटमेंट करी, सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं करा, तो उसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकते हैं, चलो ठीक है मान लिया, उसके अलावा ये होंगे, तुम धोखेबाज नहीं हो, लेकिन कुछ तो कांड किया तुमने भैया, कम जमा किया है या जमा ही नहीं करा, या रिफंड लेते जा रहे हो, एप्लीकेशन डाले गवर्नमेंट भी बिना देखे दे ही जा रही, तो कुछ पेनल्टी है उसकी, या तो 10,000 है या 10% ऑफ टैक्स है, ये ध्यान रखना, उधर टैक्स की थी, यहाँ 10% ऑफ टैक्स है, ठीक है, बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर 122 सबसेक्शन 3। अब इसमें लिस्ट है ऑफेंस की। अब भैया ऐसा तो होता नहीं है कि भैया ताली एक हाथ से बजती है, उसका कोई सपोर्टर होता है, दूसरा हाथ होता है उसका, अकेला हाथ नहीं होता, तो जो उसका सपोर्टर होता है ना, उसके लिए सेक्शन बनाए गए, जो तेरा दोस्त है, यार है, जो तेरे एजेंट हैं, जितने भी सब हैं, उसने हेल्प करी है, उसने सपोर्ट किया है, या इन जो 122 सबसेक्शन 1 में जितने भी ऑफेंस थे उसमें, वो सब करने के लिए भैया हमारी तो टीम है, सारे मिलकर फ्रॉड करते हैं, कोई भी जमा नहीं कराता टैक्स, तो साथ देते हैं, हम साथ साथ हैं, वहाँ वो लोग साथ हैं, हम यहाँ वीडियो बनाने में साथ साथ हैं, तो उसके लिए लिस्ट जो दी हुई है वो ऑफेंस मानी जाती है, वो ऑफेंस माना जाता है जो उसको सपोर्ट करता है। एक्वायर्ड और कंसर्न रिलेटेड टू गुड्स विच लायबल टू कॉन्फिस्केशन। भैया गुड्स कुछ ऐसे थे जो लीगली कॉन्फिस्केट होने चाहिए थे, और तुम उसके मजे ले जा रहे हो, कभी ले रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, कभी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो वो भी ऑफेंस है। सप्लाई और रिसीव गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच पर्सन नोज और रीजन, अच्छा छुप रहा है, इसको नीचे करता हूँ, रीजन टू बिलीव देयर आर कंट्रावेंशनल। भैया गुड्स और सर्विस कुछ हम ऐसे दे रहे हो जो तुम्हें पता ही है लॉ के अगेंस्ट है, ये एज पर लॉ नहीं है, तो भी ये ऑफेंस इस सबसेक्शन 3 में माना जाएगा। फेल्स पे ऑफिसर ने सम्मन दिया भाई, कह रहा आ जाओ डिपार्टमेंट, शक्ल देखनी है तुम्हारी, और तुम जा ही नहीं रहे हो, भाई बुलाई जा रहा है, सम्मन दे जा रहे हो, वैसे तो एक ही बार देता है, बट फिर पुलिस की हेल्प लेता है, या जिसकी भी हेल्प लेता है वो भेजता है अपने इंस्पेक्टर को, जिसको भी, तुम नहीं जा रहे, तो भैया ऑफेंस है। और लास्ट है फेल्स टू इशू इनवाइस एज पर द एक्ट और फेल्स टू अकाउंट सच। भाई पहले तो तुम इनवाइस ही नहीं जनरेट कर रहे, आपको कि इनवाइस वहाँ पे भी था, भाई यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने तो नहीं बनाया लॉ, जो लॉ में लिखा है मैं तो वो बता रहा हूँ, इनवाइस तुमने इशू किया है, चलो इशू कर दिया, वो गलत इशू किया है, जब गलत भी किया तो तुमने अकाउंट ही नहीं करा, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो भाई ऑफेंस है। अब पेनल्टी इसकी इसी सेक्शन में दी हुई है 25,000 मैक्सिमम। भाई ऑफिसर के ऊपर है, वो उसको जब पता चलती है सब 500 चीज़ें, तो कितनी पेनल्टी लगाएगा, उसको जो ठीक लगेगा वो लगा देगा, सही बताऊँ तो मैक्सिमम 25,000 तक ला सकता है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, ले लो मजे, बुला लो दोस्तों का, ले लो सबकी हेल्प करो, फ्रॉड मिल गया। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। भैया इन्फॉर्मेशन रिटर्न, अच्छा इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा होगा और उसकी कोई रिटर्न फाइल कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा, नाम से तो यही लगता है। एक काम करते हैं ना, नीचे हम पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन रिटर्न क्या होती है, कहाँ दिया है, फेल्स टू फर्निश, ये तो फेल किया है तब है, और ये भी फेल टू रिटर्न अंडर सेक्शन, ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये पूरा एक ही है, पीपीटी में जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ डाल दिया, और कोई रीज़न नहीं है इसका यहाँ होने का, क्योंकि इनकी हेडिंग देखो आप सेम है दोनों की। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पहला इधर, उसके बाद यहाँ जाएंगे, हाँ भाई पुट्ठे काम करने की आदत है। मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन ये आपका 4th पॉइंट में दिया हुआ है सारे कौन कौन है, वो मैं आपको एक गो थ्रू करवाऊंगा। इन्फॉर्मेशन रिटर्न और नॉट टैक्स रिटर्न, भैया ये टैक्स रिटर्न नहीं होती, कौन जब कौन भरता है ये भी बताता हूँ मैं, ऐसा तो थोड़ा तसल्ली रखो। देर आर टैक्स डॉक्यूमेंट विच आर यूज टू रिपोर्ट सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। भैया कोई बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रही हैं, और जिसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो कर रहा है, ये उसके लिए नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जैसे बैंक में हो रही है, आरबीआई में हो रही है, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वहाँ हो रही है, तो उसकी एक रिपोर्टिंग जाती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है जो भी है, जिसके अंडर वो हमारा एसएससी या क्लाइंट वो ट्रांजैक्शन ऑकर कर रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को एक रिटर्न भेजनी होती है जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिटर्न, सेक्शन अंडर सेक्शन 150, ठीक है। ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो 150 पढ़ लेना जाके। तो क्लास ऑफ पर्सन कौन कौन है, कोई भी टैक्सेबल हो सकता है, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी,
आपका ये अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंकिंग, भाई ये अभी 5 ही नाम पढ़े हैं और ऐसे बड़े बड़े लोगों, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ के नाम आ गए, ये तो बस गर्दन पकड़ लेते हैं। इनकम टैक्स, बैंकिंग, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन एक्ट और कंपनी एक्ट, कलेक्टर, भाई कलेक्टर भी आते हैं, वही वही, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, RBI, UIN, कमाल है, और अदर पर्सन जो भी नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल। वाह, ये बड़ा मजा आता है पढ़ने का। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन आउट ऑफ द वंस स्टेटेड बिलो इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो ही वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन रिटर्न। तो ये बेसिकली कह रहा है कि क्या क्या इसको डिटेल क्या देनी होती है, वो है रजिस्ट्रेशन की, अकाउंट्स, स्टेटमेंट अकाउंट्स, जो भी रिटर्न फाइल हो रही है, टैक्स की पेमेंट यानी उसके चलान या उसकी पेमेंट के अमाउंट्स, उसकी एक समरी या जो भी है डिटेल वाइज, ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो ओ भाई अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। देखो बैंक की डिटेल तो इनकम टैक्स में भी जाती है। इनकम टैक्स वालों के पास मतलब एक एक्सेस होता है कि वो डायरेक्ट अकाउंट देख सकें, जो भी SSC होता है, पता ही है सबको, जनरली पता होता है। बट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो भी मतलब डिटेल दे रहा है कि भैया जैसे किसी की फैक्ट्री है और आपका 2-2, 3-3 लाख रुपए बिजली की पेमेंट हो रही है, जब वो पेमेंट कर रहा है वो तो बैंक ट्रांजेक्शन में आ रही होगी, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी वालों का कुछ क्राइटेरिया होगा, वो डिटेल भेज रहे हैं, जो इस एक लिमिट से ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें वो जा रही है आपके इन्फॉर्मेशन रिटर्न सेक्शन 150 में। यानी कि वो बंदा रिटर्न, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिटर्न फाइल कर रहा है, ये टैक्स के नहीं है, जो ये सब कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनकी डिटेल। ट्रांजेक्शन और परचेजेस, जो भाई एक लिमिट से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, अब ये ट्रैकिंग कैसे करेंगे और सेल्स में कैसे करेंगे, भाई ये तो भगवान ही जाने। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी में तो हर चीज़ डिटेल जाती ही जाती है। आई थिंक 50 लाख हो सकती है इसमें, चलो जब भी कोई डिटेल आएगी आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो मान लो ये सब जो पर्सन थे, क्लास ऑफ पर्सन, पॉइंट नंबर 4 में राइट साइड, इन्होंने रिटर्न नहीं भरी, तो नोटिस इशू देंगे उसको अथॉरिटी वाले, ठीक है, और जब वो सर्व हो जाएगा उसके 90 डेज से उनको रिटर्न फर्निश करनी मैंडेटरी होगी। अब वॉलेंट्री भी करते होंगे तो वो सेक्शन 150 बताएगा, वो आप पढ़ लेना, ये इतना ही है इसमें। मान लो कि चलो नहीं मजे लिए, भाई मजे ले लिए, नहीं कर रहे रिटर्न फाइल, क्या क्या उखाड़ लेगा डिपार्टमेंट, तो कह रहे क्या 100 रुपये रोज की पेनल्टी है और 5,000 इन सब कर लो, यानी कि मैक्सिमम 5,000 रुपये पेनल्टी है, और उससे कम दिनों में अगर डिले हो रहा है तो 100 रुपये पड़ेगा, खत्म, इतना ही। आगे बढ़ते हैं। फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स, कौन भर रहा है स्टैटिस्टिक्स, और किस में आता है तो शायद 124 GST में, और इसी का ही 151 सेक्शन है, वो 150 था या 151 है, वो 123 था या 124 है। तो 151 क्या बोलता है, कमिश्नर कलेक्ट करेगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और वो किससे करेगा वो देखें, अपॉन सच नोटिंग में बीइंग इश्यूड द कमिश्नर नहीं पड़ती कॉल, अच्छा भाई, या तो वो कॉल, या तो वो ऑर्डर भेजेगा या नोटिस भेजेगा, कुछ भी भेजेगा, या कोई स्टेटमेंट बोलेगा कि ये फॉर्म फर्निश करो, तो ये सब भरेंगे अपॉन द कंसर्न पर्सन टू फर्निश सर इन्फॉर्मेशन और रिटर्न्स एंड रिलेटिंग एनी मैटर स्टडी टू बी कलेक्टेड। भाई डाटा मांग रहा है बेसिकली ऑफिसर, और कमिश्नर लेवल पे कमिश्नर साहब मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के, ये लो हाथ दिख रहा है मेरा ऐसे, इधर भी कमिश्नर साहब, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे स्टैटिस्टिक्स दो और मुझे चेक करना है कि कौन कौन भाई पूरे साल मजे ले चुका है या पर्टिकुलर पीरियड, वो जो भी उसको रिक्वायर होगा, और जिससे वो मांगा वो कहता है कि यार मैं नहीं दे रहा, या वो साइलेंट है, या जो भी है ठस्से दे रहा है, बेचारा बेचारा नहीं होता ठस्से देने वाला, ठस्से दे रहा है, इंटेंशनली दे रहा होता है, वो कोई गलती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं होती इसकी, मजबूरी हो सकती है, जो भी रीज़न है। इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड ऑफ फर्निश एंड इन्फॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 151 और फेल करता है वो फर्निशिंग, भैया कमिश्नर साहब का रिक्वेस्ट आई है, ऑर्डर आया है, भाई भेजो, भाई क्या नहीं भेज रहा, अच्छा तो क्या करें फिर, या विलफुली फर्निश, और भाई गलत भेज दिया, फर्निश किया उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो पेनल्टी मेरी फोटो के पीछे छुप रही है, देखें, अमाउंट ऑफ फाइन 10,000। 10,000 है तो इतने के तो मोबाइल ले लेते हैं लोग, वो भी चाइनीज़ वाले, महंगे महंगे, तो पता ही है आपको कैसे कैसे आते हैं। तो भाई 10,000 रुपये कम लग रही है मेरे को, तो भाई बड़ा आदमी होगा तभी तो मांग रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स, और नहीं भेज रहा वो, तो भाई फिर कंटिन्यू हो गया। अब कितना पीरियड के बाद है भैया कुछ नहीं बताया था लॉ में, तो हम देख लेते हैं इफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस अंदर, अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली क्या है कि एक उसका टाइम पीरियड उसने ऑर्डर में दिया हुआ है, नोटिस में दिया होगा कि इस टाइम पीरियड तक मुझे फाइल करके दे, और उसने तब भी नहीं दिया ना, तो 10,000 तो लगेगा, उसके बाद 100 रुपये ईच डे लगेगा, या 25,000 तक, यानी कि 10,000 तो हैं, उसको हम सेपरेट कर देते हैं। हम फिर आते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस में, जिसमें आपका 100 रुपये लग रहा है, और वो कितने दिन तक लगेगा,
या तो 25,000 तक पहुंचेगा, या 100 रुपये पर डे के हिसाब से जो भी दिन बन रहे हैं उन दोनों का जो भी, यानी मैक्सिमम 25,000 है, या उससे नीचे जो भी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इतना ही है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे फेवरेट है लोगों का, और पेज भी छोटा है। यार ये तो खत्म हो गया। भैया कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफिसर और लॉ को बनाने वाले थे, उन्होंने कहा यार कि कुछ चीज़ें ऐसी साला हमें नहीं पता चल रही, तो पेनल्टी लगाएंगे भाई, बट मजे तो ले रहे हैं लोग। तो कोई भी प्रोविजन ऐसा तूने कॉन्ट्रा, ये भाई मेरे को बढ़िया लगता है बड़ा। कॉन्ट्रा कहाँ गया? कॉन्ट्रा, वो गेम आती थी ना, खेली होगी आप लोगों ने। किसी ने भी कॉन्ट्रा किया है, कॉन्ट्रा वीन्स है, यानी कि तोड़ा है। तोड़ने को कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा वीन्स। तो ये कॉन्ट्रा से आपको याद रहेगा जिसने भी गेम खेली। फॉर विच नो पेनल्टी हैज़, नो पेनल्टी सेपरेटली, क्या हो रहा है बार बार, नो पेनल्टी सेपरेटली प्रोवाइडेड। तो कोई पेनल्टी ऐसी है जो जो कोई ऑफेंस है ऐसा हमने अकाउंट नहीं किया वहाँ पे, या नहीं लिखा है, लिस्ट में नहीं है, लेकिन पेनल्टी वो भी किसी की नहीं कोई दे रखी, ऑफेंस दिया हुआ है लेकिन उसकी पेनल्टी नहीं दे रखी, तो भैया 25,000 मैक्सिमम है उसकी, इसी सेक्शन 125। और 125 है, 25 इसमें है, तो 25 ही पेनल्टी है मैक्सिमम, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जनरल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि तमीज़। तो तमीज़ में क्या बोल रहा है तमीज़ में? लेवी ऑफ पेनल्टीज बेस्ड ऑन जूरीस प्रूडेंस प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। भैया इंसाफ की बात कर रहा है बेसिकली। मैं इंसाफ, तराजू, अंधा कानून, वो सब है इसमें। प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड एग्रीमेंट, छोड़ो ना इसको, कोई काम भी बहुत पड़ता है ये, पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 नो पेनल्टी, एक मिनट, सेक्शन 126 है, नो पेनल्टी शैल इम्पोज फॉर छोटी छोटी गलतियाँ। जब तक ये माइनर ब्रीच वर्ड नहीं आया था किसी को काम का नहीं लग रहा था ये। कह रहे क्या नेचुरल जस्टिस, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये वो, यानी कि कुछ छोटी सी गलती हो गई है तो छोटा सा ये ब्रीच है, मतलब वैल्यूएबल कह लो, या कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है कुछ है, या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, कुछ प्रोसीजर ही ऐसा बना हुआ है कि यार उसमें कुछ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, या एनी ओमिशन मिस्टेक विच इजीली रेक्टेबल विच मेड विदाउट फ्रॉडलेंट इंटेंट और ग्रॉस नेग्लिजेंट। यानी कि कोई फ्रॉड इंटेंशन नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि उसने काम ढंग से नहीं किया, काम किया उसने ढंग से, बट ठीक है ओमिशन मिस्टेक हो गई, तो ऑफिसर के ऊपर है कि वो चाहे तो इसको इग्नोर कर सकता है, और चाहे तो वो पेनल्टी वेव कर सकता है। पहली बात तो पेनल्टी लगाएगा नहीं, और लगा देता है तो हो सकता है वेव कर देगा, जैसा भी इसको सूट करेगा। तो पेनल्टी डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस। ठीक है, वो केस पढ़ेगा सारा, वो केस समझेगा, फैक्ट सीखेगा, तब लगाएगा। भाई कुछ भी ऑर्डर देने से पहले हर ऑफिसर क्या करता है, शोकॉस नोटिस देता है। मोस्टली सेक्शंस में ऐसा है कि वो देता है शोकॉस नोटिस, जिसमें वो अपॉर्चुनिटी देता है ऑफ बीइंग हियर्ड, मतलब सुनवाई होती है बेसिकली। तो ऑफिसर स्पेसिफाई करेगा नेचर ऑफ ब्रीच, ये बड़ी अच्छी लाइन है मेरे को, एंड रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशन। भैया ऑफिसर कह रहा है चल इधर आ, ऑफिस डिपार्टमेंट आ, ये तूने क्या किया है, तेरी रिटर्न फाइल नहीं है सही से, टैक्स नहीं जमा कराया। तो कह रहा है सर ठीक है, तो आप मेरे को डिटेल दो कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो वो कहेगा मैं बोल रहा हूँ ना, जब तूने कुछ किया गलत किया है तो मतलब मैं कमिश्नर लेवल पे हो गया तो मेरे से ऐसे फालतू बकवास कर रहा है। सर मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ कि आपने मतलब आपने मेरे को बुलाया है, मेरे से हुई गलती, मेरे को गलती तो बताओ क्या हुई है। कह रहा नहीं बता रहा, चल भाग यहाँ से। तो अब तेरे घर ना वो पुलिस आएगी, सारा तेरा जब्त करेगी, ये वो। अरे सर ये क्या कह रहे हो, मेरे को गलती तो बता दो मेरी, तू जा यहाँ से चल। तू नहीं मान रहा ना, मेरी बात नहीं समझ आ रही तेरे को। अरे भाई लॉ में लिख दिया है, ऑफिसर स्पेसिफाई करेगा नेचर ऑफ ब्रीच एंड रिलेटेड लॉ रेगुलेशन। ठीक है, गलती हुई है, वो लॉजिकल है या जो भी है वो बताएगा, लेकिन उस गलती के रिलेटेड लॉ भी बना हुआ है वो भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो गलती बता दी, लॉ ही नहीं बता रहा। कहेगा रुक जा मेरे को पढ़ने दे पहले। वो कहेगा क्लाइंट सर आप इतने बड़े ऑफिसर हो, आपको पता ही नहीं है कौन सा लॉ ब्रीच हुआ है। कहेगा रैप्ट मारूंगा, भग जाए से कमिश्नर से बकवास करता है। तो कमिश्नर्स को या जो भी ऑफिसर होंगे उनको बताना पड़ेगा। इफ पर्सन वॉलंटरी डिस्क्लोज अबाउट ब्रीच बिफोर डिस्कवरी ऑफ ब्रीच देन प्रॉपर ऑफिसर में कंसिडर द फैक्शन। अच्छा ठीक है, मान लो ऑफिसर अपने काम में लगा हुआ, उसको पता ही नहीं चला, क्लाइंट खुद आके बोलता है सर मेरे से गलती हो गई, मैंने ये टैक्स जमा करा है, ये थोड़ा सा फ्रॉड कर लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया था, वो थोड़ा सा कर लिया था, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना। वो फिर लॉ में भी लिख दिया कि ठीक है वो ऑफिसर कंसिडर करेगा जब उसको ठीक लगता है। ऐसा नहीं है कि तू बोल के गया और वो कंसिडर करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है, वो फैक्ट देखेगा, केस देखेगा सारा तब। तो सेक्शन 126 नॉट अप्लाई वेयर। अच्छा कुछ सेक्शन ऐसे हैं जैसे 122 पढ़ा हमने, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, वो सब पढ़ा जहाँ पे पेनल्टियाँ स्पेसिफाइड हैं। एटलीस्ट 122 में तो सारी स्पेसिफाइड करी हुई है, तो फिक्स सम ऑफ पेनल्टी या फिक्स परसेंटेज, तो वहाँ पे 126 नहीं लगने वाला। ठीक है, इतना ही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। पावर, ताकत, मेरा जिगरा कहाँ है, मेरा जिगरा मेरी कहाँ है ताकत, वो दिया 127 में। इम्पोज करने की, इम्पोज मतलब लेवी करने की, लगाने की। अरे वे हो गई पहली।
इम्पोज मतलब यानी कि व्हेन पर्सन नॉट कवर एनी प्रोसीडिंग्स विद दिस डिजीज द ऑफिशियल एक्टिव। अच्छा, ये सेक्शन जो नीचे दिया हो ना, प्रोसीडिंग आर एज फॉलोज, इसमें इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन इन सब सेक्शंस में कवर हो रहा है तो यहाँ पे उसको अलग से एक ऑफिसर का पावर है कि वो पेनल्टी इंपोज करेगा। अब वो इंपोज कहाँ करेगा, वो ऑफेंस देखेगा। अब ऑफेंस देखेगा फिर वो अमाउंट बताएगा। अगर वो ऑफेंस उन सेक्शंस में कवर हो रहा है ठीक है, नहीं तो जनरल में जाके 25,000 की पेनल्टी लगा देगा मैक्सिमम। पर हो सकता है कि वो थोड़ा गरीब टाइप क्लाइंट है। अब गरीब तो होता नहीं है, 20 लाख है 40 लाख, गरीब कैसे हो सकता है, बट फिर भी वो कह रहा है तो गरीब है, तो मैं कहता हूँ चल ठीक है 5,000 10,000 20,000 मैक्सिमम 25,000 तक वो पेनल्टी लगाएगा अगर वो उस रूट से जाता है। तो इन सब सेक्शंस में तो वैसे भी स्पेसिफाइड है पेनल्टी, तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन 127 ने पावर दे दी कि भैया तो अगर इनके अलावा कोई कुछ ऐसा गलत काम करता है तो तेरे को हम यहाँ, मेरे को पावर है कि मैं तेरे को पेनल्टियाँ वो सब ऑफेंस तेरे को कवर कर सकता हूँ और तेरे को पेनल्टियाँ लगा सकता हूँ। खत्म, आगे बढ़ते हैं। पावर टू, यार क्या मजाक चल रहा है अभी वो पेनल्टी इम्पोज कर रहा है, अभी वेव कर रहा है। तो वेव कब कर रहा है, अब कोविड-19 चल रहा है, तो भाई किसी का काम धंधा कोई बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन इतनी नहीं हो रही जितनी होती थी। मुझे लगता है कि शायद 70% तो खत्म हो गई है और 30 तो छुप छुप के कर रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट यानी कि ऑफिसर्स के पास पावर है। अब कौन से रैंक के ऑफिसर है वो इसमें नहीं बताया, वो इंटरप्रेट पूरा लॉ करना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा जाके। तो हम ये मानते हैं कि ठीक है ऑफिसर है डिपार्टमेंट का, अपना अथॉरिटीज़ का, तो गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट ऑफ फुल। अब आप कोविड-19 के थ्रू देख रहे हो, लेट फी सारी हटा दी है उन्होंने। जो भी है कि तुम जीएसटीआर 30 जून को फाइल करो, ठीक है तुम्हारी मार्च होती थी, अप्रैल होती थी ड्यू डेट, तुम अपना जून तक फाइल करो या नवंबर तक करो, इनकम टैक्स में जैसे आई हुई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं वजह ले सकती, जीएसटीएल काउंसिल, जीएसटी काउंसिल से रिकमेंड करवाएगी पहले, मतलब खुद ही वो रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि सारे उसमें आपको पता है हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो भी एक क्राइटेरिया। और एनएलटी एनी पेनल्टी रेफर्ड इन, अच्छा वेव वेव किस किस सेक्शन की पेनल्टी वेव करेंगे, 122 325 और लेट फी, ठीक है, जो रिटर्न फाइल करने की लेट फी होती है। हे भगवान, इतना बड़ा इतना सारा डाटा, मैं भी डर रहा हूँ देख के यार। उस टाइम बनाते हुए तो पता नहीं चला, अब मेरी भी हवा थोड़ी सी टाइट हो रही है। करते हैं कोशिश, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। और मैं अपना नाम दिखाऊं पहले, नीचे छुप रहा है डिटेक्शन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। एक काम करते हैं ना, आखिरी लाइन पढ़ते हैं, गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। ये लाइन काम की है, यानी कि कोई व्हीकल है जो ट्रांजिट कर रहा है और गुड्स कैरी कर रहा है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ईवे बिल वो सब होना चाहिए उसके पास, इनवॉइस ईवे बिल, और एक लिमिट तक ट्रक में होना चाहिए, ठीक है, वो सब ठीक है। वैसे जीएसटी में लिमिट बोला नहीं है ट्रक में कितना माल लोड कर सकते हैं, बट उसको देख के चलना ही पड़ता है। ओवरलोडिंग तो अभी वैसे भी हो नहीं सकता, पुलिस उसको रोक लेगी जो वाइट ड्रेस में होते हैं। अब हम जीएसटी के रिगार्ड्स में पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन गुड्स ऑन ट्रांजिट, ऐसे थोड़ी है कि ट्रक खड़ा हुआ है और तुम बोलो कि अरे अरे इसको जब्त कर लो, डिटेक्शन कर लो, सीजर, ऐसे नहीं। जब वो इन ट्रांजिट है, चलो बीच में ब्रेक लिया है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसकी डेस्टिनेशन वो डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होगी, तभी तो प्लेस ऑफ सप्लाई जनरेट होता है इसमें, ठीक है। तो वो इन ट्रांजिट है। अब बोलोगे नहीं नहीं कहीं रुक गया बीच में, तो खाना पीने चाय पी लिया या वेट कर रहा हो कहीं होटल में रुक गया, वो सब भैया इतना दिमाग मत लगाओ। इन ट्रांजिट का मतलब जनरल मीनिंग है कि चल मतलब ट्रक एक डेस्टिनेशन से दूसरी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, अब वो बीच में कहीं रुक रहा है तो वो ब्रेक नहीं माना जाएगा, वो इन ट्रांजिट ही माना जाएगा, ठीक है। वैसे अगर कोई ये पूछने वाला नहीं था, मुझे पता था, बट मैंने फिर भी बता दिया। देन ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस कैरिंग डॉक्यूमेंट, तीन चीज़ें जब्त हुई हैं यहाँ पे। गुड्स जो ट्रक होता है या जो छोटा व्हीकल होता है, छोटा हाथी होता है और तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है यानी कि इनवॉइस और ईवे बिल, या उसके अलावा भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है और लॉट्स में जा रहा है तो भी ये चीज़ कवर होगी। लाइबल टू डिटेक्शन एंड सीजर। डिटेक्शन यानी कि पहले तो वो चेक करेगा कि है या नहीं है, और लगेगा कि ये जब्त होने लायक है तो सीज कर लेगा उसको। सच गुड्स और एंड कन्वेंस शैल बी रिलीज्ड इफ, अब इसमें दो केस है, ये जो ए पॉइंट, कहाँ गया मेरा माउस, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए का मतलब है कि तो पुलिस वाले ने रोका है, बट वो खुद आके कहता है कि सर मतलब कि मैंने मेरे इसमें है कुछ ऐसा है जो रिलीज मतलब ट्रांजिट में था और ये जब्त करने लायक है तो आप कर लो, वो खुद आगे आगे बोलता है। तो ऑफिसर कहता है क्या बात है, इतनी ईमानदारी, वैसे कोई करता नहीं है बट मान लेते हैं लॉ में लिखा है। अदर देन एग्जेम्प्टेड, पहले तो एग्जेम्प्टेड पढ़ लेते हैं। तो ये क्या दे रहा है, सिक्योरिटी अमाउंट, मतलब ये बेसिकली एक फाइन है या पेनल्टी इसको बोलते हैं, पेनल्टी तो नहीं बोल रहे, बट ये कुछ अमाउंट है जो वो ऑफिसर चार्ज कर रहा है उस चीज़ में।
कि अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो अमाउंट जो भी होगा इन दोनों का लोअर होगा। लोअर यानी कि 2% ऑफ वैल्यू या 25,000 जो भी लोअर होगा, यानी मैक्सिमम 25,000 है। और ये इस अमाउंट की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी उसको एक। अब वो सिक्योरिटी बॉन्ड हो सकता है, डीडी हो सकता है, जो भी है। वैसे तो डीडी कहाँ बनवाएगा ट्रक चलाने वाला, बट ठीक है कुछ वो मोड ऑफ पेमेंट होंगे वो देखेंगे। लेकिन जो टैक्सेबल गुड्स हैं यानी अदर देन एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्स भी देना होगा और पेनल्टी देनी होगी। तो पेनल्टी यानी कि 100%। भाई ये तो डबल ही हो गया। अगर कोई 10 लाख का माल लेके जा रहा है तो भैया उसको 20 लाख, मतलब 10 लाख पे जो भी टैक्स बनता है और टैक्स के इक्वलेंट ही पेनल्टी बन रही है। भाई इसको तो डबल टैक्स बन गया। ठीक है भाई, बोला है लो, हमें देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी उसकी। उसको रिसिप्ट मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, और हो सकता है उसकी साइट पे भी आए, जब वो लॉगिन करे जीएसटी का वहाँ पे भी आए। ठीक है। तो सेकंड केस है ओनर्स नहीं आता, भैया छुप गया ट्रक के पीछे, वो आ ही नहीं रहा सामने, ऑफिसर भाग रहा है उसके पीछे, वो भी आगे भाग रहा है, ऑफिसर उसके पीछे, वो ऑफिसर के पीछे, दोनों एक जगह टकरा जाते हैं बीच में जब थक जाते हैं। तो क्या होता है फिर, अब मान लो कि गुड्स एग्जेम्प्टेड है, तो इन दोनों का जो लोअर है वहाँ पे 2% था, यहाँ 5% है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 25 आ रही है अगर एग्जेम्प्टेड है, तो उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इसको। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, टैक्सेबल गुड्स है, तो भैया टैक्स तो देना ही पड़ेगा उसके 50% ऑफ वैल्यू। यहाँ देखो आप, 100% ऑफ टैक्स था, लेकिन यहाँ 50% ऑफ वैल्यू माइनस जो उसने टैक्स ऑलरेडी पेड है। पेड है मतलब कि वो जीएसटीआर 1 में जो और 3B में जो अपना दिखाने वाला टैक्स वो है ही, यानी कि जो उस पर टैक्स बन रहा है बेसिकली। अब वो जमा कराएगा नहीं कराएगा उसको ऑफिसर को क्या रास्ते में पता चल रहा है, वो तो गुड्स इन ट्रांजिट है, ट्रक लेके जा रहा है। तो ये जो जो ऑथराइज पर्सन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैक्स उसने बनाया है इनवॉइस में, ठीक है, वो लेस करके जो 50% ऑफ वैल्यू जो नेट बनेगा वो पेनल्टी है। यानी टैक्स और पेनल्टी ये बन रही है। देखिए अगर ओनर खुद नहीं है, भैया खुद आगे बता दो, तो आपकी पेनल्टी कम लगेगी, यानी 100% ऑफ टैक्स लगेगी। नहीं तो 50% ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लो कि 28% टैक्स रेट है, लेकिन अगर वैल्यू पे कंप्यूट करें तो 50, तो 28 मान लो कोई ऐसी आइटम है जो 28% पे है फिर भी, लेकिन 50 तो उससे बहुत ज़्यादा ही है, तो बेटर है कि खुद कम आगे बता दे। ठीक है। डिटेक्शन शैल बी मेड आफ्टर गिविंग, ऑर्डर देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं भाई। अच्छा कमिश्नर साहब हैं लेकिन ऑर्डर देना पड़ेगा रिटर्न में। सर्कुलर आया था कोई इस पर, अगर इनवाइस और डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट देन कंसाइनी शैल बी डीम्ड टू द ऑनर। यानी कि कोई बिल है उसका या ईवे बिल है, जो भी उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, या बिल ऑफ सप्लाई है या शिपिंग बिल जो भी है, वो शिपिंग बिल तो नहीं खैर, जो भी है, तो अगर वो है वो उस टाइम कैरी कर रहा है वो ट्रक, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी है, तो कंसाइनर या कंसाइनी को भी ओनर मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, भैया बिना डॉक्यूमेंट के माल ले जा रहा है, तो भैया फिर तो ऑफिसर ही बताएगा कौन है इसका, मतलब टैक्सेबल पर्सन कौन है, ये बेसिकली उसकी बात कर रहा है सर्कुलर। आफ्टर डिटेन गुड्स और कन्वेंस नोटिस मस्ट बी इशूड जिसमें स्पेसिफाई टैक्स एंड पेनल्टी। पहले डिटेन करना पड़ेगा उसको लगा कि यार ये ऐसा कुछ गुड्स है जिसको डिटेन कर सकते हैं, तो उसको नोटिस देगा और नोटिस में बताएगा टैक्स और पेनल्टी कितनी है, और टैक्स पेनल्टी इसमें कैलकुलेट करेगा उसमें, यानी कि ओनर्स कम फॉरवर्ड, ओनर्स नॉट कम फॉरवर्ड। शो कॉस्ट नोटिस, ठीक है नोटिस दे दिया, चलो सुनवाई शुरू होती है, अब बता हम तेरे को ये पेनल्टी ये सब टैक्स क्यों ना लगाए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब सुनवाई में क्या होगा वो तो ऑफिसर जाने और क्लाइंट जाने, ऐसे थोड़ी, जब बोला था कि डॉक्यूमेंट लेके चलो तब तो चलना नहीं, मजा लेने खुद। इफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी मेड देन ऑल, अच्छा चल ठीक है यार, तू तेरे से गलती हो गई, नोटिस दिया, सुनवाई भी कर ली, कह रहे ठीक है जो टैक्स और पेनल्टी तेरी बनती है दे और दफा हो यहाँ से, भाग यहाँ चल, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद, निकल यहाँ से। तो भैया फिर क्लाइंट भी खुश कह रहा है चल ठीक है यार निपटारा होगा, भैया पैसे दो निकलो, ज़्यादा बहस नहीं। तो ये वो चीज़ बोल रहा है। इफ पर्सन फेस टू पे टैक्स एंड पेनल्टी देन 14 दिन विद इन 40 डेज ऑफ डिटेक्शन इज दैट फर्दर चार्ज इनिशिएट। क्लाइंट भाई बॉडी बिल्डर, चौड़ा एकदम, चौड़ी छाती, कितने कितने इंच की होगी जो भी है, भाई अड़ गया वो। अब मेरा ट्रक है, साडा ट्रक है, अपना ट्रक है, नहीं दे रहा, पढ़ में जा। सरकारी ऑफिसर को बोल रहा है, और ओए सुन ले 14 दिन में ना पेनल्टी जमा करा दियो, ठीक है, नहीं करा रहा, बेटा ठीक है 130 लगेगा तेरे पे, अभी 129 है, चले 130 में, क्या होता है उस चौड़े आदमी के साथ। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेना पेनल्टी। तेरा ट्रक है ना, माल क्लाइंट का है, ठीक है, तू ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जीटी है, लेकिन ट्रक तो तेरा है, तो बेटा गुड्स भी गया और ट्रक भी गया, दोनों के दोनों जब्त हो गए। पहले तो पेनल्टी लगा रहे थे, दे रहे थे तेरे को, अब तो तू बकवास कर दिखा रहा था ना छाती अपनी, तेरी हाइट ज़्यादा है, वो सब तू कर रहा था। अब तू आ, अब मैं बताता हूँ, अब तो 130 लग गया तेरे पे। और 130 क्या बोलता है, इफ अ पर्सन सप्लाई और रिसीव्स एनी गुड्स इन कंट्रावेशन ऑफ प्रोविजन एक्ट विद इंटेंट टू अवॉइड एनी इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। कुछ भी सप्लाई किया या रिसीव किया जो पता है भाई ये इलीगल है एज पर जीएसटी एक्ट, और उसकी इंटेंशन भी थी कि इवेट करनी पेमेंट ऑफ टैक्स, तो भैया 130 में आ गया है। अब 130 में क्या होगा वो देखते हैं।
पहले तो हम ये बोले कि ऑफेंस क्या है। कॉन्ट्रा किया, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा किया यानी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, चोरी करना है, पहले भी चोरी कर रहा है, यहाँ भी चोरी कर रहा है, साला चोर। गुड सप्लाइड विदाउट रजिस्ट्रेशन, वाह भाई वाह, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, सप्लाई चली जा रही है, वाह वाह वाह, आ गया तो 130 में। अकाउंट ही नहीं करे गुड्स, वेरी गुड। अकाउंटिंग अच्छी नहीं, तेरा अकाउंटेंट चेंज कर, अकाउंटेंट बढ़िया नहीं है। यूज कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कंट्रावेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स, ठीक है। कुछ ऐसा गुड्स था जिसकी जो सप्लाई हुई है वो गलत है, वो इलीगल है, वो एज पर लॉ नहीं है, तो उस चीज़ से रिगार्डिंग कोई कन्वेंस यूज़ हुआ है तो वो इसमें कवर होगा 130 में। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ऑनर कहता है कन्वेंस का कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, ये वो है। विदाउट नॉलेज या कन्वेंस ऑफ ओनर या एजेंट जो भी है, तो बट ओनर, वो गाड़ी का ओनर कह रहा है भाई हमें तो पता ही नहीं है, उसका एजेंट भी यही कह रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो साले तुम क्या धंधा कर रहे हो, तुम्हारा ट्रक ले गया कोई, तुम्हें पता ही नहीं है। देन गुड्स एंड कन्वेंस शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन, अगर वो कन्वेंस में ऐसे प्रूव कर देता है कि मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था, वो ले गया, या उसने FIR दिखाई कि मेरा ट्रक चोरी हो गया था और वो वहाँ यूज़ हो रहा है, वो कुछ जेन्युइन रीजन होगा, कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा, वो तभी मानेंगे। अदरवाइज गुड्स फॉर कन्वेंस शैल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 122(1). 130 में लगी पेनल्टी 122(1) की, ये वो बात कर रहा है। 122(1) में पॉइंट नंबर 5 देखना, वो चीज़ यहीं लिखी हुई है कि भाई ये गुड्स फॉर कन्वेंस यूज हुआ है। देखें एक बार 122(1) है, 5 पॉइंट है, सप्लाई ट्रांसपोर्ट और स्टोर्ड गुड्स विच हैज़ रीजन टू बिलीव दैट लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अब 130 पे आए वापस, The goods and conveyance shall be liable to confiscation and penalty under section 122(1) point number 5 shall impose, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है आपस में, इसलिए मैंने आपको वहाँ दिखाया। ऑफिसर एडजुडिंग शैल गिव, अच्छा एड जजिंग है वो, सॉरी मेरी मिस्टेक, माफ़ी। ऑफिसर एड जजिंग, वो जज कर रहा है यहाँ पे, ऑफिसर वो एज अ जज ही बना हुआ है। शैल गिव ऑप्शन, अरे यार तू ठीक है भाई, गलती हो जाती है इंसान से, चौड़ा हो गया ना तू, लेकिन सरकारी ऑफिसर आगे ना ना ना, सरकारी ऑफिसर के आगे नहीं। चल ठीक है, एक तेरे को ऑप्शन देता हूँ कि ऑप्शन 2 ओनर ऑफ गुड्स, पहले तो जो गुड्स है जिसका है वो GTA वालों को नहीं, जो उस गुड्स का ओनर है उसको दे रहे हैं कि इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन, मैं तेरा जब्त नहीं करता, कुछ फाइन है वो तो दे दे, और फाइन जो भी है वो ऑफिसर को ठीक लगेगा वो बोलेगा। अब फाइन क्या होगा, ये रेड कलर है उसका, अप टू मतलब मैक्सिमम है ये, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। मान लो कि 10,000 का कोई गुड, चलो 10,000 तो ट्रक है भाई, 10,000 इतनी वैल्यू क्यों गिरा रहे हैं, 10 लाख का गुड्स है, वो 10 लाख के गुड्स पे 1 लाख मान लो टैक्स बन रहा है, तो नेट 9 लाख वो फाइन होगा। दोबारा बोलता हूँ, फाइन मतलब कि मैक्सिमम जो मैं वैल्यू बताने वाला हूँ, मार्केट वैल्यू माइनस उस वैल्यू पे जो टैक्स बनता है उसको लेस करके जो नेट वैल्यू आएगी दोनों की, यानी कि ग्रॉस वैल्यू जिसको हम बेसिकली बोलेंगे। और मार्केट वैल्यू में इंक्लूडिंग टैक्स है, तो टैक्स हटा के जो वैल्यू बनेगी ना वो मैक्सिमम फाइन, जहाँ तक मुझे लगा, और आई थिंक कुछ और हो भी नहीं सकता इसमें। एग्रीगेट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी, यानी कि एटलीस्ट पेनल्टी 129 पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, हाँ, यह सच गुड्स और एन कन्वेंस शैल बी रिलीज इफ ऑनर कम फॉरवर्ड नोट। वापस आ गया ना तू सरदार, साले सरदार जी आप मानते नहीं हो, आपको बोल रहा था मैं कि आप चौड़े मत हो, आप चौड़े हुए थे 129 में ले आया था ना, जब आप 129 से आगे बढ़ गए तो 30 में आ गए, तो 30 से 129 लिखे ना आपको, ऐसे कैसे बाजी अच्छा, सरदारों से मेरा बहुत प्यार है, मेरे भाई जैसे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा अपनापन दिखा रहा हूँ, वैसे मैं माफ़ी भाई, कोई बुरी बात लग जाए मेरी सरदार के रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं, तो माफ़ कर देना, जैसे वो चौड़ा हो गया था मैं भी चौड़ा हो गया, मुझे भी ऑप्शन दे दो भाई तो फाइन इज इक्वल टू अप टू मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, तो एग्रीगेट ऑफ फाइनेबिलिटी इट मीन्स एटलीस्ट पेनल्टी 129 पॉइंट नंबर 4 ऑप्शन, जो खुद हो, अगर ओनर खुद सामने आता और नहीं आता तो वो एग्जेम्प्टेड है, नहीं है वो वहाँ कैटेगरीज है, तो आप वहाँ पे जाके ही समझना ये चीज़, यानी कि 130 129 यानी 130 29 आपस में बहुत रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर एट जजिंग शैल गिव ऑप्शन टू द ओनर ऑफ कन्वेंस। अब हमारे जो ओनर है कन्वेंस के, उनकी बारी आई, कह रहे कि ठीक है जो ओनर है उसका कन्वेंस का, मैं तेरा कॉन्फिस्केशन नहीं करता, लेकिन अब तेरे को क्या करना है, ये जो टैक्स हमने माइनस किया था ना ओनर ऑफ गुड्स वाले केस में, तो यहाँ पे जो टैक्स था वो तेरे को देना पड़ेगा। अरे पाजी मेरा तो गुड्स भी नहीं है, तो भैया फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था ना सरकारी ऑफिसर से, तो ठीक है पाजी, बट ये सुनवाई भी होगी, इसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दी जाएगी इसको बिफोर ऑर्डर देने से पहले। इफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड देन टाइटल ऑफ गुड्स, अच्छा
तो उस वो कहता है पाजी मेरे पास नहीं है, आपको जो करना है करो, मेरा तो सामान है नहीं वैसे भी, और ओनर भी बात नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा ना वो पैसे देने वाला, तो आपको जो ठीक लगे करो। ठीक है भाई। ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, जो उसका टाइटल है गुड्स का और कन्वेंस का, अब आप जाइए ओला करके, पैदल जाइए, रिक्शा करिए, घर जाइए। ठीक है, ये हम सामान आपका और ट्रक दोनों लेके जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के नाम है, क्योंकि ये लॉ में लिखा है 130 में। अब आपने नहीं मानना तो भैया ऐसे ही होता है। और भैया ये काम करवाने के लिए सपोर्ट भी मिलेगा ऑफिसर को। कौन से ऑफिसर को? पुलिस ऑफिसर को। सॉरी, पुलिस ऑफिसर का सपोर्ट मिलेगा, जो जो ऑफिसर वहाँ पे ये सारी लेवी लगा रहा होगा, पेनल्टीज वगैरह। फाइन एंड पेनल्टी शैल बी पेएबल विद इन 3 मंथ। ठीक है भाई, हम तो तेरा भी लेके जा रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट के नाम हो रहा है। और पुलिस वाला साथ में होगा तो कोई चौड़ा होगा ही नहीं, वो वैसे ही मारते कम है, घसीटते ज़्यादा है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यही होता है। तो फाइनल पेनल्टी शैल बी पेएबल विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर जमा करा देना भाई। फिर तो वो, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि अगर तुम 3 महीने में जमा नहीं कराना तो भैया तेरा सामान भी बेचेंगे, तेरा ट्रक भी बेचेंगे और कवर करेंगे। गवर्नमेंट कभी अपना टैक्स नहीं छोड़ने वाली भैया। बेटर है कि टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करो, और अच्छा अच्छा सा सीए पकड़ो, या जो भी कर रहा है, जो भी बंदा है अच्छा काम करता है उसको दो, ताकि ये सब पचड़े में ना पड़ो। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केशन पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर। ओ हो, मान लो कि आप 4 सेक्शन में पेनल्टियाँ खा रहे हो, आपको पिटाई हो रही है पेनल्टी की, वो तो चारों सेक्शन में आपको पेनल्टियाँ देनी पड़ेगी। ये नहीं किया कि हाँ भाई सर, या तो वन एक किस चारों में से किसी एक पे लगा दो, दो में लगा, अरे ठीक ठीक करो, बार्गेनिंग कर लो। बार्गेनिंग नहीं होगी। वो बोल रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस, यानी हार्म टू द प्रोविजन कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। भाई मेरे को तो नाम से ही डर लगता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। नो कॉन्फिस्केशन मेड ऑफ पेनल्टी इम्पोज अंडर द प्रोविजन दिस द रूल मेड देन द शैल प्रिवेंट द इन्फेक्शन सॉरी इन्फ्लिक्शन, यानी कि इम्पोज ऑफ एनी अदर पनिशमेंट। मतलब वो कह रहा है कि यार बाकी जो पनिशमेंट लग रही है वो भी लग रही है, और जो एक्चुअल लग रही है वो भी लग रही है, टू विच द पर्सन इफेक्टेड देयर बाई इज लायबल। ठीक है भाई, गलतियां करोगे तो पेनल्टियां देनी पड़ेगी अंडर द प्रिजन एक्ट और अंडर द। आगे बढ़ते हैं। इतना ही था इस सेक्शन में, इतना ज़्यादा था। क्या है भाई, ये इतना बड़ा पनिशमेंट हो सर्टेन ऑफेंसेस 132। भैया अगर आप बहुत बड़े क्लाइंट हो, बहुत बड़े क्लाइंट यानी कि आपकी तो अरबों खरबों बरबों, और कुछ होता है इसके आगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मान लो उनमें ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो भैया आपके ऊपर कृपा हो सकती है 132 की। ये कृपा कोई अच्छी नहीं है, ये पनिशमेंट है। किसकी? ऑफेंस की। अब इन्होंने पनिशमेंट वर्ड यूज़ किया है, जिसमें फ़ाइन की बात हो रही है। ठीक है, पेनल्टी नहीं हो रही, ये फ़ाइन की बात कर रहा है। कि अब भाई इस सेक्शन के हिसाब से तो भाई पेनल्टी तो छोटा सा बड़ा है, फ़ाइन तो बहुत ही बड़ा है, ऐसे ऐसे है फ़ाइन, ऊपर ऊपर लिफ्ट करा दे। ऑफेंसेस क्या है पहले तो पढ़ लेते हैं भाई। दुनिया इंसान गलती का पुतला है, और इस पुतले पे पूरा ऑफेंस बना रखा है, पूरा लिस्ट है, एक गो थ्रू कर लेते हैं। मेजर ऑफेंसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मेरे को तो माल्या की बात याद आ गई, माल्या याद आ गया क्रिमिनल के नाम से तो। फाइनेंशियली क्रिमिनल है वो, वैसे कोई मर्डर वर्डर नहीं किया उसने, यानी कि बेचारा इंस्टॉलमेंट बेचारा तो नहीं है, साला देश का पैसा खाया तूने समझ ले ये पहले। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफेंसेस। एक मिनट जस्ट होल्ड करना, मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड हुआ है, मैं अभी बोले जा रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, काफ़ी पढ़ लिया हमने, ये थोड़ा सा है, ये देख लेते हैं। ऑफेंसेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। ऑफेंस क्या है वो देखते हैं। अच्छा, ये कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो मैंने इसलिए लिख दिया सिमिलर टू सेक्शन 122। भैया ये रिपीटेड है। ठीक है, तो आप देख लो, सप्लाई, इनवॉइस, आईटीसी, कलेक्ट किया, इवेट किया, फ्रॉडलेंट, रिफंड ले लिया, रिकॉर्ड्स में मजे लिए, ऑफिसर को काम करने दिया, गुदगुदी कर रहे हो उसको, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, गुड्स, रिसीव, टेम्पर, फेल, और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नहीं है अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट्स, यानी कि कोई खुद कर रहा है या कुछ को कोई सपोर्ट कर रहा है, अबेट्स वो है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड मत सोच लेना इसको। ठीक है, कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस मेंशन फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 से 10। सॉरी, ये पॉइंट नंबर 1 से 10 नहीं है, ये A to K है ये। ठीक है, A2 मैं कर ही देता हूँ सर, तो बुरा मान जाएगा, अपने भी उसमें ठीक कर लेना। A to K 131 2। ठीक है, तो ये सारे ऑफेंस हैं। अब पनिशमेंट क्या है भाई, तो पहले ही ना ये तीनों इकट्ठा ही है, टैक्स इवेडेड, आईटीसी रोंगफुली अवेल्ड और यूटिलाइज, रिफंड रोंगफुली टेकन, वही सिमिलर है, मैंने बोला था ना आपको। अब पहले देखते हैं हम, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो भैया 1 साल की जेल है और फाइन लगेगा। फाइन क्या होगा वो तो भैया जो सीनियर लेवल पे जो कमिश्नर्स होंगे वो बताएंगे। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है तो 3 साल की जेल होगी और फाइन लगेगा।
5 करोड़ से ऊपर है तो भैया 5 साल। भाई अब वैसे देखा जाए इसमें ना एक चीज़ बढ़िया लगी, 1 करोड़ से 2 करोड़ है यानी कि डिफरेंस 1 है तो 1 साल की, 2 करोड़ से 5 करोड़ है यानी डिफरेंस 3 है तो 3 साल की, अब 5 है तो 5 साल की, बचा कुचा दे दिया उसको। कमिट और अबेट्स, कमिट यानी कि खुद किया या किसने सपोर्ट किया, ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस नंबर FGJ। तो एफ ये मैंने रेड कलर किया है, एफ आपका रिकॉर्ड्स में, जी मतलब कि ऑफिसर से मजे लिए, और जे मतलब कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करिए, टैंपर किया। ठीक है, तो 6 महीने की जेल है या फाइन लगेगा नहीं लगेगा वो ऑफिसर पे डिपेंड करेगा। मान लो कि ये दोनों ऑफेंस करे आपने, कमिट और अबेट वाला और टैक्स इवेडेड ITC और रिफंड वाला, तो कोई दूसरा या सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुआ है तो भैया पेनल्टी की तो कोई वो नहीं है, सॉरी फाइन तो लगेगा और 5 साल की जेल होगी। कहने का मतलब है 5 करोड़ से ऊपर इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब हम आते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब है बहुत ही सीरियस, अपना सीरियस फेस बना के, मीन्स सीरियस कैटेगरी, मेरी फोटो बहुत गंदी आ रही है मैं साइड में फेंक देता हूँ इसको, अब ठीक है थोड़ा। मीन्स सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस इन विच पुलिस ऑफिसर, पहली बात तो सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है ऐसे अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। भैया अरेस्ट उठा के ले जाएगा तुमको, गाड़ी में बैठाया, नहीं मानोगे चपेड़े मारेगा और बिठा देगा, और कोर्ट की वेट भी नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन धाड़ स्टार्ट, किक मारेगा और तुम्हारी किक तोड़ देगा। तो अब उसका मतलब क्या है, ऑफेंस क्या हुआ है इसमें कॉग्निजेबल में, टैक्स, ITC और रिफंड, ये 3 जो हुए हैं। 5 करोड़ नेमली, सप्लाई विदाउट इनवाइस, इनवाइस इशू विदाउट सप्लाई, ITC क्लेम, इनवाइस पॉइंट नंबर सेकंड, और कलेक्ट टैक्स, ये सिमिलर से लग रहे हैं जाने पहचाने, 122 वाले ही हैं। ऑल ऑफेंसेस, सॉरी, और ये नॉन बेलेबल है कॉग्निजेबल, यानी कि बहुत सीरियस ऑफेंस है जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, थोड़ा सा तो ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक मतलब वीडियो नहीं बंद कर रहा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मुझे लग रहा है 5 करोड़ से ऊपर ही है। 21 है, 62, हाँ सॉरी, ग्रेटर देन 5 करोड़ है कंफर्म। अरे ये बंद हो गया, करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा तो, थोड़ा इसको साइड में रख दे, सॉरी जो भी थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, मैं चाहता नहीं था ये हो, बट ग्रेटर देन 5 करोड़ है, इसको हम करेक्ट लेते हैं, ये कर रहे थे ना। ये जो ITC इवेडेड, ITC रॉन्गफुली अवेल्ड रिफंड लिया, ये ग्रेटर देन 5 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल। तो ये कह रहे हैं कि लेस सीरियस है, मतलब ये जो बता, अच्छा क्या कैटेगरीज क्या है वो भी आगे आएगी बताते हैं। लेस सीरियस कैटेगरीज ऑफेंसेस इन विच पुलिस ऑफिसर को, भाई पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं है कि भाई आया उठा के ले गया, ऐसा नहीं, वारंट चाहिए होगा, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस नहीं है, ज़्यादा लेस सीरियस है, और इन्वेस्टिगेशन है तब स्टार्ट करेगा जब कोर्ट की परमिशन आएगी, तो ऐसे नहीं कर सकता वो। ठीक है, क्लासिफिकेशन, सारे ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल नहीं है और नॉन बेलेबल है, सॉरी विच आर एक्सेप्ट ऑफेंसेज विच आर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि वो लेस सीरियस है। ठीक है, और ये बेलेबल है, जमानत हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्सन, एनी पर्सन हैव एक्सेस, भैया 151 में जो रिटर्न फाइल कर रहा है
वो सब जो बैंकिंग की, बैंक वाले या खुद जो बड़े बड़े लोग हैं, आरबीआई है, यूएनए है, वो उन लोगों ने जो रिटर्न फाइल करी है उसका एक्सेस है, जो डिटेल भेजी है। और अगर वो बंदा कुछ ऐसा करता है तो इसके अंदर पेनल्टी दी हुई है, उसको पनिश किया गया है, उन बंदों के लिए है। तो कुछ ऑफिसर्स भी हैं और सर्टेन अदर पर्सन, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके लिए विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ कॉमन पोर्टल और एजेंट ऑफ सर पर्सन, यानी कि कॉमन पोर्टल जो जीएसटी पोर्टल है उसका एक्सेस है, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी पोर्टल्स है उनका एक्सेस है। विलफुली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ एनी रिटर्न अदरवाइज देन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी। भैया डिस्क्लोज कर दिया, दुनिया में बता दिया कि भैया ये हमारे पास डिटेल है, और जबकि वो ऑफेंस है, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी का पर्सनल ऐसे जो ट्रांजेक्शन हुई है, नहीं तो साला हर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म कर देगा। लेकिन उसने कोई डिस्क्लोज करिया जब उसको लगा कि उसकी ड्यूटी है करना, यानी कि कुछ ऑर्डर है या जो रिटर्न में परमिशन है, या कोई ऑफेंस किसी ने किया है, उसकी प्रोसिक्यूशन चल रही है, और मतलब कोई केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग, तब उसने डिस्क्लोज किया। अदरवाइज कुछ डिस्क्लोज किया तो भैया उसको पेनल्टी लगेगी। पनिशेबल कितना होगा? मैक्सिमम 25,000 और जेल भी हो सकती है उसको, जो मैक्सिमम 6 महीने की हो सकती है, या दोनों हो सकती है। तो प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो, यानी कि सरकारी ऑफिसर है, गवर्नमेंट खुद बोलेगी उसने ऑफेंस किया तब, या कोई दूसरा बंदा है तो कमिश्नर बोलेगा कि इसने ऑफेंस किया। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस 134, ये कुछ थोड़ा सा अलग है, वो सेम नहीं है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, तो नोटिस कंसिडर ऑफ एनी ऑफेंस। भैया कोई गलत हुआ है, लेकिन कोर्ट तो तभी कंसिडर करेगी जब उसको रिटर्न में मिलेगा कुछ ऐसा, या कोई केस फाइल करेगा या कुछ होगा, यानी कि वो कोई सरकारी ऑफिसर बोलेगा कि इस बंदे ने गलत किया है, इस पर केस करो, तब जाके वो कॉग्निजेंस आएगा, यानी कि वो नोटिस या कंसिडर किया जाएगा उस अथॉरिटी के द्वारा, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कमिश्नर। तो कमिश्नर की भी सैंक्शन चाहिए होगी, तब भी वो कंसिडर करेंगे। नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इट मीन्स मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आर इन्फीरियर। सिंपल लाइन थी, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं। शैल ट्राई एनी सच ऑफेंस, तो भाई उस ऑफेंस की प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करेगा। प्रिजम्पटम ऑफ कल्पेबल, कलप रहा है कोई, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कोई कलप रहा है, कोई मेंटली कलप रहा है, किसी की मेंटल स्टेट ऐसी है कि वो कलप रहा है। अबे क्या बोले जा रहे हो सर, 135 है, क्या कल्प कल्प कर रहे हो? कोर्ट शैल प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट, कोई मेंटल है भाई, जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो मेंटली हो जाते हो। अब हमने इतने सेक्शन पढ़ लिए तो मेंटल हम भी हो रहे हैं थोड़े से। मेंटल स्टेट का मतलब है कि इंटेंशन, मोटिवेट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड बिलीव इन और रीजन टू बिलीव ए फैक्ट। अब कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या है? इज अ स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें उस बंदे ने जानबूझ के किया है, इंटेंशनल है, एंड एक्ट एंड इम्प्लीकेशन आर अंडरस्टूड एंड कंट्रोलेबल। भैया उसको पता था और वो चाहता तो रोक सकता था। पर्सन वॉज नॉट कोर्स्ड, मतलब कोई प्रेशर भी नहीं था, एंड ईवर ओवरकम्स हर्डल्स, भैया कुछ हर्डल्स भी आए थे उसको ओवरकम करा और फिर उसने किया। साला कल्पू मेंटल स्टेट। पर्सन नोट दैट एक्ट इज कंट्रेरी, चल ठीक है यार, ये तीनों कंडीशन हो गई, लेकिन कोई कंट्रेरी नहीं था लॉ के, तो शायद वो कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं मानी जाएगी। बट बोल रहा है कि यार लॉ के अगेंस्ट था, कुछ प्रोविजन तूने तोड़ा है, तब जाके वो माना जाएगा। तो भैया अगर वो डिफेंस चाहता है तो बोल सकता कि यार कोई ऐसी मेंटल स्टेट एग्जिस्ट नहीं थी, मतलब कोई भी नहीं थी, कि चारों में से कोई नहीं थी, तब वो बच सकता है, अदरवाइज तो वो गया। लेकिन उसके अंदर एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अंडर सब सेक्शन 135, इसी सेक्शन में। फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन कोर्ट बिलीव्स इज टू एग्जिस्ट बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं, उसका कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तब जाके वो माना जाएगा कि ऑफेंस। ये थोड़ा अच्छा है, कॉर्पोरेट्स के लिए काम आएगा। ऑफेंस बाय कंपनीज सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 एंड 2 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। टैक्सेबल पर्सन कौन है? वो कंपनी है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, AOP, BOI, ये वो है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल टू कंपनी और कंडक्ट ऑफ, जो भी उसका मतलब जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई है जो कंडक्ट कर रहा है वो बिजनेस, जिसके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो ही गिल्टी माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस वो खुद कर रहा है तो गिल्टी भी वही होगा। ऐसे ही होता है भाई। ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसकी कंसेंट से हुआ है, और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी, भैया आप काम ढंग से नहीं करोगे, सैलरियाँ तो तुम ले रहे हो इतनी इतनी, लेकिन ढंग से काम नहीं कर रहे, तो भैया ऑफेंस तुम्हारा ही, तुम्हारे नाम ही चढ़ने वाला है उसका। सेम सेक्शन 137(3) सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि इसमें टैक्सेबल पर्सन कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP, HUF, ट्रस्ट, और इन्हीं के जो पार्टनर करता, मैनेजिंग ट्रस्टी और डीम टू बी गिल्टी, वही माने जाएंगे। ऑफेंस भी है, ये कन्विंस, उसकी कंसेंट इन्वॉल्व थी या इन्वॉल्वमेंट भी थी और उसकी कंसेंट भी थी और नेग्लिजेंस था उसका, तो वो ऑफेंस है। नथिंग शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। उस ट्रक वाले बंदे को भी नहीं पता था कि उसका कुछ ऐसा हो रहा है, इनको भी नहीं पता था, कुछ पता होता है नहीं तुम ऑफेंस कर जाते।
विदाउट हिज नॉलेज ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सेव द कमीशन ऑफ सच इवेंट्स, यानी कि उसने रोकने की भी कोशिश करी, उसने ढंग से ड्यू डिलीजेंस भी लगाई थी और उसको पता भी नहीं था। वेरी गुड, तो उसको पता ही नहीं था तो ड्यू डिलीजेंस कैसे लगा ली। मतलब ये अलग अलग चल रही है चीज़ें, या तो उसको पता नहीं था, या उसने जो रोकने के लिए जो करना था वो करा, या उसने अपना काम ढंग से करा, ठीक है, बट फिर भी ऑफेंस हुआ। तो ये ऑफेंस वो हैं जो कंपनी द्वारा किए गए। कंपाउंडिंग, विजय माल्या, क्यों नाम ले रहा हूँ उसका, इसलिए क्योंकि वो उसके ही इतने सारे ऑफेंस हैं जो इकट्ठे हुए हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मतलब टुगेदर। एनी ऑफेंस अदर देन फॉलोइंग मे बी कंपाउंडेड बाय द कमिश्नर, कहने का मतलब है ये जो नीचे ऑफेंस दिया ना पॉइंट नंबर 4 में, इसके अलावा कोई ऑफेंस है वो कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऑफेंस हुए कंपाउंड नहीं होंगे क्योंकि इनकी सेपरेट पेनल्टी पनिशमेंट सब दे रखी है। आइदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है उससे पहले या बाद में लग सकता है, कंपाउंडिंग कभी भी हो सकती है। अपॉन पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग अमाउंट, पहले वो पेमेंट करेगा फिर देखते हैं कि क्या करना है। और जो ऑफेंस एक्सक्लूड किए गए हैं वो ये है, 132 वाले, 132 का A2 पॉइंट एफ, A2F देखें, 132 है ना, पॉइंट नंबर A2F, ये मैंने डब्बा बनाया था, यानी स्क्वायर बनाया हुआ है, आपने देखा होगा यहाँ इसलिए बनाया था ये, ठीक है। A2F है ये, आप देखो ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे, किसने हेल्प करी है, सपोर्ट की है, उनके लिए। एनी ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ वैल्यू 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर कोई सप्लाई हुई है तो उसका ऑफेंस वो कंपाउंडिंग वाला में नहीं आएगा, वो सेपरेट चलेगा। इफ पर्सन अलाउड टू कंपाउंडेड अर्लियर फॉर एनी ऑफ द साइड ऑफेंसेस, पर्सन कमिटेड ऑफेंस अंडर दिया गया ऑल्सो अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, भैया यहाँ पे भी कर रहा है, कहीं और लॉ भी तोड़े जा रहा है, विजय माल्या ही है ऐसा बंदा, तो और भी है बट उनका जो गुरु है वो विजय माल्या। पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर बाय कोर्ट, कोर्ट बोल रहा है तो उसको हम कंपाउंडिंग में नहीं डालेंगे, वो अलग ही उसकी चलेगी प्रोसीडिंग्स, यानी उसको उस ऑफेंस का कंपाउंड नहीं हो सकता। पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस 132(1) जिसमें GJK, तो GJK कहाँ गया, GJK, ये G सर्कल हुआ पड़ा है, J और K ये तीन हैं, ये कवर हो रहे हैं इस पॉइंट में। तो पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस अंदर GJK, यानी कि GJK वाले अगर ऑफेंस होते हैं वो सेपरेट चलेंगे, वो यहाँ कंपाउंड नहीं हो पाएंगे। अदर ऑफेंसेस जो भी प्रिस्क्राइब के नोटिफिकेशन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। कंपाउंडिंग शैल अलाउड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, भैया अब ऐसा है जो तुम्हारे केस चल रहे हैं ना जो भी है, कंपाउंड तो हम बाद में करेंगे, पहले तो वो पेमेंट कर जो भी ऑर्डर में दी हुई है, फिर सोचते हैं तेरा, अरे कंपाउंड करने आया है, करवाने आया है, फिर पैसे तो दे उसके सारे, तब तेरी कंपाउंडिंग होगी। अब इसका एक प्रोवाइजो है जो कहता है 138 का ही, कंपाउंडिंग शैल नॉट अफेक्ट अदर प्रोसीडिंग्स, भैया जो केस चल रहा है वो चलेंगे, अगर हम कंपाउंड करते हैं तो वो रुकेंगे जब कंप्लीट होता है, और जब कंपाउंडिंग की बात चल रही है तो बात ही चल रही है भैया, अभी कंपाउंड नहीं करा, वो तेरी प्रोसीडिंग सारी चलती रहेगी, तो जो अदर प्रोसीडिंग्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब अमाउंट क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम बताया हुआ है। मिनिमम है इन दोनों को हायर 50% ऑफ टैक्स और 10,000, और मैक्सिमम है दोनों का हायर ऑफ 150% ऑफ टैक्स और 30,000, ठीक है, ये लिमिट है। ऑन पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग है नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। इन ऑफेंस के अलावा अगर कोई ऑफेंस है वो कंपाउंड हो गया है और उसने पेमेंट कर दिया उस ऑर्डर की जो भी कंपाउंड हुआ है, फिर अगर वो सेम ऑफेंस कुछ किसी प्रोसीडिंग्स में चल रहा है तो वो रुक जाएगा और यहाँ उसकी कंपाउंडिंग खत्म हो जाएगी, अब वो बच जाएगा एटलीस्ट। अब कितना बचेगा वो ऑफिसर पे डिपेंड है। एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ इनिशिएटेड ओनली शैल बी अबेटेड, खत्म हो जाएगी। तो वीडियो इतनी सी, होप आपको ये सब जो मैंने आपको बताया है बोरिंग भी लगा होगा, बट आपको थोड़ी नॉलेज भी मिली होगी। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से थियोरेटिकल होते हैं, तो मैं उसमें फ्लो चार्ट या कुछ एंजॉय करके मतलब कुछ फ़नी करके बना नहीं सकते, कई बार एक लिमिटेशन होती है जिसमें डाटा होता है, तो ये सेक्शंस वो हैं, बट ये डराने वाले सेक्शंस हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेना, फाइनल वाले भी और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं वो भी। तो हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कुछ आपने नॉलेज गेन करी हो तो मेरा वही पर्पज़ था कि मैं थोड़ी सी नॉलेज शेयर करूं, और उसी के रिगार्डिंग मैंने PPT बनाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके मैं बता दीजिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने शायद कवर नहीं करे, और मोस्टली मैंने कवर किया, बट कुछ हो सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, मैंने कवर नहीं की हो, वो आपको पता होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है वो क्लिक कर जाते हैं, तो यानी कि सेकंड लेवल पे आप सोच रहे हो, फर्स्ट लेवल पे आपको नॉलेज मैं दे चुका हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कोई बनाता हूँ तो आप, अगर आपको लगे कोई ऐसी टॉपिक पे बननी चाहिए GST से रिलेटेड,
तो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, नहीं तो मुझे जो ठीक लगेगा मैंने वही करना है फिर। चलो थैंक यू, मजाक नहीं, सी ऑन द सीरियस नोट, आपने अगर नॉलेज गेन करी है तो उसके लिए बस मेरा पर्पस वही था। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करूँगा ये जो टेम्पलेट है मेरा प्रिपेयर्ड बाय सी ए हितेश बत्रा, मेरे दोस्त ने बोला, तो उसको मैं एक बढ़िया तरीके से थोड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन अच्छा था। और एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि मुझे इनकम जो जीएसटी की रिटर्न्स हैं, जो रिटर्न्स प्रैक्टिकली जा रही हैं, लॉ में तो रिटर्न है 1 2 3 पता नहीं क्या क्या लिखी हुई है, लेकिन जो प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल हो रही है उस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं कमिट नहीं कर रहा बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। तो हो सकता है कि भाई आपको वो भी वीडियो अच्छी लगे। और एक चीज़ फिर आखिरी में, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आखिरी में बोली थी, इस पूरी पीपीटी का कलर रेड है और मैंने आज रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आपका अभी तो रात हो गई है, और आपका जो कल आने वाला दिन है वो शुभ हो, आने वाले दिन भी शुभ हो। अपना कोरोना से बच के रहो, अपना दूर रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और नॉलेज शेयर करते रहो। ओके बाय।